अगला हेडिंग बनाते हैं बच्चों हम लोग, गैसियस ऑफ मिक्सचर इन आइडियल गैस। हेडिंग बनाइए, गैसियस ऑफ मिक्सचर इन आइडियल गैस। तो सबसे पहले गैसेस ऑफ मिक्सचर इन आइडियल गैस की बात करनी है, तो हम बता दें आपको, सबसे पहले आप दिमाग में रखोगे कि सीपी सीवी ये आपको हमेशा कांस्टेंट लेना है। सीपी और सीवी को कांस्टेंट लेना है, किसके लिए? तो आइडियल गैस के लिए। ये बात आपको पता हूं, पिछले लेक्चर में हम पढ़ाए हैं, ऐसा आप जान जाओ कि आइडियल गैस के लिए हमेशा सीपी और सीवी कांस्टेंट होता है। सीपी और सीवी वैरी कब करता है? मान लो कोई क्वेश्चन कर दिया कि सीपी सीवी वैरीज, तो सीपी सीवी वैरीज कब करेगा? तो विथ टेम्परेचर परफेक्ट गैस, विथ टेम्परेचर परफेक्ट गैस। मतलब जब टेम्परेचर दिया जाएगा परफेक्ट गैस का केस होगा, तो उस स्थिति में सीपी और सीवी वैरी करता है। ठीक, उसके बाद कुछ कुछ छोटा छोटा टर्म पहले हम पढ़ा दे, जैसे कि मोल फ्रैक्शन। केमिस्ट्री में आप पढ़े होइएगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया होगा कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल। सर आपको पढ़ाए होंगे कि इट इज डिफाइंड एज, या हम बोल के लिखवा देते हैं, लिख लो यार तुम लोग, पहले इसको लिख लो, इसको लिख लो, उसके बाद हेडिंग बना लो मोल फ्रैक्शन। हेडिंग बना लो मोल फ्रैक्शन, मतलब थ्योरी बोर्ड पे क्या लिखे, इसको लिख करके हेडिंग बना लो मोल फ्रैक्शन। उसको लिखो पहले कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of number of mole of a gas, a ratio of number of mole of a gas in a mixture to the total number of moles, to the total number of moles of all gases in the mixture, total number of mole of all gases in a mixture। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सिंपली समझ लें कि मान लें कि किसी एक गैस के लिए हम उसका मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं, तो मान लो हमने उसका x1 मान लिया, तो x1 इक्वल टू हम लिखेंगे n1 बाई समेशन n। इसका मतलब क्या हुआ कि n1 का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन गैस, मतलब एक मोल का गैस अब बटा पूरा जितना नंबर ऑफ गैस का मोल्स रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे। मतलब मान लो कि कंटेनर है, उसमें ढेर सारा मोल्स का अलग अलग वैरायटी का गैसेस है, तो टोटल जो समेशन नंबर ऑफ मोल का जो समेशन होगा वो नीचे लिखेंगे और ऊपर एक किसी एक का लिख लेंगे। ठीक, जैसे मान लो दूसरे मोल ऑफ गैस के लिए लिखना हो तो सिमिलरली करके ऐसे लिख सकते हैं x2 इक्वल टू n2 बाई समेशन n, या समेशन n को चाहेंगे तो समेशन n को ऐसे भी लिख सकते हैं n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डैश डैश डैश। ये बेसिक हुआ जिसको हम बोले मोल फ्रैक्शन, केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होइएगा, इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो एकदम बेसिक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको आप नोट कर लो मोल फ्रैक्शन वाले टर्म को। इसके बाद हम आपको इसके अंदर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के टर्म में आपको हम रिलेशन समझाते हैं पहले। ठीक, मान लीजिए कि यहां पर हम लोग पढ़े हैं PV इक्वल टू nRT, पढ़े हैं, इसमें कोई दिक्कत? तो पहले गैस के लिए अगर लिखना हो फॉर फर्स्ट गैस, तो फर्स्ट गैस के लिए अगर लिखना हो तो फर्स्ट गैस के लिए PV को P1 भी कर लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट मान लिए N1RT, वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिए। वैसे ही टोटल के लिए PV कर लिए, इसमें तो कोई दिक्कत, और यहां पर लिख दिए समेशन nRT, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। मतलब ये समेशन लिखने का मतलब कि फॉर इक्विवेलेंट के लिए, ये टोटल के लिए है। ठीक, अब नीचे वाले से ऊपर वाले को और हम डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पे क्या होगा, PV बाई P1 भी समेशन nRT बाई N1RT। तो यहाँ RT से RT कट जाएगा, V से V कट जाएगा, P बाई P1, या एक काम कर लो ऊपर वाले से ही भाग दे लो, जिससे हमको मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखने में बनेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1V बाई PV
N1RT बाई समेसन NRT। भी से भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। RT से RT कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, P1 बाई पी इक्वल टू N1 बाई समेसन N। देखो अभी तुरंत हम पढ़ाए थे कि यहाँ पर N1 का मतलब क्या हुआ, तो हम बताए थे कि पहले मोल के गैस, नंबर ऑफ मोल्स फॉर फर्स्ट गैस, मतलब पहले गैस के लिए जो नंबर ऑफ मोल है, और इसको हमने x1 लिखा था। x1 का मतलब मोल फ्रैक्शन, यानी हम चाहेंगे तो P1 बाई पी इक्वल टू x1 लिख सकते हैं, और यहां से चाहे तो P1 इक्वल टू PX1 लिख सकते हैं। बोलो इसमें कोई दिक्कत? वैसे ही पहले गैस का प्रेशर इतना, दूसरे गैस का प्रेशर P इंटू x2 लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन के टर्म में, सो ऑन ऐसे लिखा जा सकता है। ये सब बेसिक टर्म्स है जो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें गैस के मिक्सचर्स के बारे में पढ़ना है, वो हम स्टार्ट करेंगे। पहले बता देते हैं, ये बेसिक में बच्चों कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको पहले तुम लोग नोट कर लो, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। अब तुम गौर करो, ढंग से समझना। मान लो हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक, कोई दिक्कत? इस कंटेनर में मान लो कि कुछ गैसेज रखे हुए हैं। मान लो कि जैसे ही इस कंटेनर में कुछ गैस रखा गया, तो सबसे पहले समझ लो कि इस गैस का के बारे में हम अभी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। तो मान लेते हैं कि पहले गैस के नंबर ऑफ मोल्स को हमने मान लिया N1, हम बोल दे रहे हैं खुद, वो भी मैं नोट कर लेना। नंबर ऑफ मोल्स को क्या मान लिया, N1। इस गैस के मास को हमने मान लिया M1, गैस के मास को कितना मान लिया, M1। इस गैस के प्रेशर को हमने मान लिया P1, कोई दिक्कत? और इस गैस के गैस कांस्टेंट को हमने मान लिया R1, गैस के गैस कांस्टेंट को हमने कितना मान लिया, R1, इसमें कोई डाउट? उसके बाद इस गैस के कैपिटल M1 को हमने मान लिया मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, कोई दिक्कत? यहां तक तो समझ में आ रहा है? यहां तक मेरे समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गैस कांस्टेंट ये सब ठीक। तो मान लो कि अगर हम यहां पर इस कंटेनर में अगर दूसरे तरीके का एक और गैस, रेड से बना रहे हैं, देख लो, दूसरे तरीके का एक और अगर हम गैस ले लेते हैं, तो इस गैस के लिए N2 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, M2 हो जाएगा स्मॉल उसका मास, P2 हो जाएगा प्रेशर, R2 हो जाएगा गैस कांस्टेंट, और M2 हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, M2 हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? वैसे ही मान लो कि अगर एक और तरीके का गैस अगर हम ले, कंटेनर के अंदर में, और लिखे कि N3 इसका नंबर ऑफ मोल्स है, M3 मास है, P3 प्रेशर है, R3 गैस कांस्टेंट है, और M3 मॉलिक्यूलर वेट है, M3 मॉलिक्यूलर वेट है। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात आपको एकदम समझ में आ रहा होगा, ठीक। और पूरे के वॉल्यूम को हम भी मान लेते हैं, और टेम्परेचर T1, T2, T3 ये तीनों को हम T के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर? T, मतलब कि टेम्परेचर भी तीनों का क्या है, सेम है। पहला फिगर में जो जो बात हमने एक्सप्लेन किया एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें मेरे समझ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले फिगर में एक बात क्लियर है। अब दूसरे फिगर की बात करें, तो दूसरे फिगर में फिर मान लो कि हमने गैस रख दिया, इस एक और कंटेनर लिया और इसमें सेम इक्विवेलेंट गैस रख दिया, सेम इक्विवेलेंट गैस रख दिया, मतलब जैसा तीनों टाइप का गैस इसमें भरा हुआ तो ऐसे सेम इक्विवेलेंट गैस इसमें रख दिया, कोई दिक्कत? और डायरेक्ट इसमें हम ऐसे लिख रहे हैं, देख लो कि समेशन n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। वैसे ही यहां पर हम चाहें
तो आर को आर ई लगा के लिखते हैं ऐसे इक्विवेलेंट गैस कांस्टेंट। आर को गैस कांस्टेंट बोलते थे ना पूरे के लिए, R1 R2 R3 डायरेक्ट आर ई करके डायरेक्ट लिख देते इक्विवेलेंट गैस कांस्टेंट। मतलब इसमें इसको इक्विवेलेंट गैस कांस्टेंट मान लिए। एमई की बात करें तो एमई की अगर बात करें तो एमई को चाहे तो हम एमई को लिख सकते हैं जैसे एम, कैपिटल एम को लिखते हैं क्या, मॉलिक्यूलर वेट। कैपिटल एम को क्या लिखते हैं, लाइट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कैपिटल एम को क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। तो एमई को हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा, यह बात भी एकदम समझ में आ रहा होगा। अब जब एमी को हमने इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत, और यहां पर भी वही कहानी कि PVRT ये सब इक्विवेलेंट प्रेशर, वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट, टेंपरेचर है, कोई दिक्कत, ये बात एकदम समझ में आ रहा होगा। जैसे इसमें प्रेशर P1 P2 था, इसका प्रेशर को P मान लिया, वॉल्यूम को V मान लिया, R को तो R मान ही लिया, टेंपरेचर को T मान लिया, मतलब PRT PVT इक्विवेलेंट प्रेशर, वॉल्यूम, टेंपरेचर, इसमें कोई दिक्कत। ये स्टेप्स एकदम क्लियर होंगे तुम्हारे। अब यहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, गौर से देख। P1 भी पहले के लिए लिख रहे हैं, पहले गैस के लिए, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, P1 भी इक्वल टू मास M1 है, गैस कांस्टेंट R1 है और टेंपरेचर सेम है तो T लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। इसको पहले गैस के लिए इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, P2 भी मास M2 है, गैस कांस्टेंट R2 है और टेंपरेचर T है, तो ये दूसरे के लिए लिख लिए। अब तीसरे के लिए बात करें तो P3 भी तो मास M3 है, गैस कांस्टेंट R3 है और टेंपरेचर T है, ये तीसरे के लिए हमने लिख लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। M3 R3T ये सब एकदम क्लियर है। अब मान लो कि हम अगर तीनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, कोई दिक्कत, या मान लो एक और काम कर लो, इसके लिए पूरे इक्विवेलेंट के लिए लिख लो पहले, तो क्या लिखोगे, PV इक्विवेलेंट के लिए लिखना है तो PV इक्वल टू इक्विवेलेंट M इक्विवेलेंट RE, मतलब गैस कांस्टेंट इक्विवेलेंट हुआ और टेंपरेचर तो T है सबका तो T, और इसको इक्वेशन 4 नाम दे दो। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक अच्छे से पहले देख लो, इसमें कोई डाउट नहीं होगा बच्चे, खुद से देख लो। अब इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को जोड़ते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। तो जैसे हम तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आप गौर करना, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 इंटू भी लिख सकते हैं, भी कॉमन कर लिए हैं, और इक्वल टू में हम इधर क्या लिख सकते हैं, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस डैश 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 इंटू T। बोलो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। अब तो खुद सोच, इस पूरे का समेशन P होता है तो PV इक्वल टू M1 R1, यहां से T कॉमन किए हुए हैं, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस डैश 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 इंटू T लिख सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। अब तो खुद सोच, PV के जगह पर इक्वेशन 4 जो हमने लिखा था, आप लोग कॉपी में देखो, इक्वेशन 4 में हम लिखा था ना, PV इक्वल टू समेशन M R E T, मतलब वहां R इक्विवेलेंट के लिए लिखा गया था,
तो यहाँ पर अब इक्वेशन 4 के पीवी के वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जैसे ही पीवी की जगह पर पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन एम आर ई टी, इक्वेशन 4 को पीवी की जगह यहाँ रख दिया हमने, ठीक है बच्चे। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 r1 m2 r2 m3 r3 प्लस डैश 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 इंटू टी। अब देख लो यहाँ पर क्या होगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, t और t कट गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब t और t जैसे ही कैंसिल आउट हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस समेशन m को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर गैस कांस्टेंट इक्विवेलेंट क्या निकल गया, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डैश 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 बाई समेशन m। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन m की जगह m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश डैश, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम चाहें तो हम Cp इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की इक्विवेलेंट वैल्यू को भी ऐसे ही बना करके सिमिलरली करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, m1 Cp1, इसमें कोई दिक्कत, प्लस m2 Cp2 प्लस डैश 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 बाय समेशन m। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, ये ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही चाहेंगे तो सिमिलरली करके ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्विवेलेंट CVE, कोई दिक्कत। इसको भी क्या लिख सकते हैं, m1 CV1 प्लस m2 CV2 प्लस डैश 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 बाई m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश डैश। इसमें कोई डाउट, यहां तक मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इसी में हम स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट मोलर वेट। पहले इसको आप नोट कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट मोलर वेट। चलो अब अगला हेडिंग बना लो, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट। तो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट को जानने के लिए सबसे पहले हम स्मॉल n से ही स्टार्ट करते हैं। स्मॉल n को हम लोग क्या बोले हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, m केमिस्ट्री वाले सभी पढ़ाए होंगे, m बाई कैपिटल M होता है, यानी m का मतलब होता है मास ऑफ गैस और कैपिटल M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो कैपिटल M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट, इसमें कोई दिक्कत। तो यहां पर चाहेंगे तो मास m इक्वल टू n कैपिटल M लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो यहां पर अगर हम ऐसा स्टार्ट करें m1 इक्वल टू n1 m1, इसमें कोई डाउट, सिमिलरली कर दो, इक्वेशन बनाते चले, पहले गैस के लिए इतना, दूसरे के लिए m2 इक्वल टू n2 m2 दूसरा, तीसरे के लिए m3 इक्वल टू n3 m3 तीसरा, सो ऑन। ऐसे ही इक्विवेलेंट के लिए अगर लिखें फॉर इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट के लिए अगर हम लिखना चाहें तो हम यहां लिख सकते हैं समेशन m इक्वल टू समेशन n me, इसमें कोई डाउट। और इसको हम चौथा इक्वेशन लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहें इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड तीनों को हम ऐड कर दें, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड तीनों को अगर हम ऐड कर दें पहले, तो ऐड करने पे क्या दिक्कत होगा, n1 m1 n2 m2 n3 m3 प्लस डैश 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 इक्वल टू स्मॉल m1 m2 m3 प्लस डैश डैश डैश, इसमें कोई डाउट। तो इस m1 प्लस m2 प्लस m3 को समेशन m लिख सकते हैं, तब ये क्या लिखाएगा n1 m1
N2 M2 N3 M3 इक्वल टू समेशन M। ठीक, इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समेशन M के जगह चाहे तो NM ही रख सकते हैं, तो N1 M1 N2 M2 N3 M3 इक्वल टू समेशन NM ही रख सकते हैं। यहां तो कोई मेरे समझ से बच्चे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एमी निकालना है, तो N1 M1 N2 M2 N3 M3 बाई समेशन N, इसको लिख सकते हैं। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक का तो स्टेप पूरा क्लियर होगा। डैश 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 यहां पर चाहो तो लिख सकते हो अपना, यहां तक कोई दिक्कत। अब चाहे तो इस स्टेप को एक और फॉर्म दे सकते हैं, लेकिन पहले तुम लोग इस साइड का नोट कर लो। अब चाहेंगे तो हम इसको इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस स्टेप को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एमी इक्वल टू N1 बाई समेशन N M1 प्लस N2 बाई समेशन N M2 N3 बाई समेशन N M3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? तो N1 बाई N को हमने X1 आपको बताया था, तो यहां पर इसको X1 M1 X2 M2 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। एक ये भी फॉर्म आ गया, इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले इस टॉपिक को अच्छे से देख लो, इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लो।